धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल है। मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर और स्टैटिक्स का पहला पार्ट मैंने डाला था जहां मैंने क्लास 11 का पहला चैप्टर खत्म किया था। आज की वीडियो में हमारा जो सीए फाउंडेशन में स्टैटिक्स का बेसिक है, सीएमए में स्टैटिक्स का बेसिक है और क्लास 11 का चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर फिफ्थ इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हो गया होगा। बाकी ये दोबारा इनकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये लिंक है एक दूसरे से, तो मैंने सोचा पूरा एक बार में क्लियर करें अच्छे से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा डाटा था वो दो टाइप से रिकॉर्ड हो रहा था, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी डाटा क्या था कि जहां जो बात हुई या डायरेक्टली जहां से वो इंफॉर्मेशन ली गई वो आपका प्राइमरी डाटा था, और इन इंफॉर्मेशन को जहां पे आपने रिकॉर्ड करके रख दिया, आपने वो इंफॉर्मेशन वहां से ली, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा था। तो प्राइमरी डाटा जो होता है वो हमारे पास कहां से रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे पहला इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड आपने नाम सुना होगा, हम लोगों से पूछताछ करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसके जवाब वो देते हैं, हम उन्हें नोट डाउन करते हैं। तो इंटरव्यू मेथड के तीन टाइप होते हैं, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू और एक होता है टेलीफोन इंटरव्यू। मान लो मेरे को फीवर आ गया और आप डायरेक्टली मेरे पास आए और मुझसे पूछा कैसे फीवर आ गया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब आपने लिख के नोट कर लिया। ये क्या था हमारा पर्सनल इंटरव्यू। मान लो मेरे को फीवर आ गया लेकिन आपकी मेरे से बात नहीं हो पाई, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड या मेरे असिस्टेंट वगैरह रहते हैं उनसे आपने बात करी और पता लगाया, यानी कि क्या है वो मेरे एसोसिएट पर्सन है। ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। आप मेरे से मिलने नहीं आए, आपने डायरेक्ट फोन कर लिया और फोन से ही सारे हालचाल पूछ लिए, वो क्या है, टेलीफोन इंटरव्यू। तो ये तो पहला टाइप होता है इंटरव्यू मेथड का, प्राइमरी डाटा। सेकंड होता है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन मेल किए जाते हैं और उन क्वेश्चन के जवाब कैसे देना है वो भी बताया जाता है, चाहे वो बाई पोस्ट हो या ईमेल हो, और सामने वाली पार्टी उसके जवाब भर के हमें वापस कर देती है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों में जो एक्यूरेसी होती है वो पर्सनल इंटरव्यू में ज़्यादा होती है, इनडायरेक्ट में कम होती है और टेलीफोन में भी कम होती है। कवरेज है जो पर्सनल का लो है, इनडायरेक्ट का लो है, लेकिन टेलीफोन का हाई है। नॉन रेस्पॉन्सिवनेस टेलीफोन में ज़्यादा रहती है एज कंपेरिजन टू इनडायरेक्ट और पर्सनल, है ना। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम डाटा को डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने किसी की हाइट चेक करी, हमने किसी का वेट चेक किया डायरेक्ट, ये कौन सा मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये हमारे किस में आएगा, प्राइमरी डाटा में आएगा। उसके बाद लास्ट होता है क्वेश्चनरायर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन होता है, जो डायरेक्टली जिसके साथ वाक्य हुआ था, मेरे को बुखार आया, मैं ए हूं, मेरे से पूछताछ करके गया बी, और आपने बी से क्वेश्चनर यानी कि आपने क्वेश्चन भेजे, कैसे फिल करना है वो भेजा और उसने फिल करके भेजा, वो क्या है आपका क्वेश्चनरी फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। तो ये तो हमारी बात थी प्राइमरी डाटा की। अब बात आती है सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जो प्राइमरी डाटा होता है उसे कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, कहीं ना कहीं सेव किया जाता है, कहीं ना कहीं रखा जाता है। वहां से जब आप कोई डाटा पता लगाते हो तो ये कौन सा डाटा है, सेकेंडरी डाटा। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं जहां आपके तरह तरह के डाटे को नोट किया जाता है, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, ILO, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल स्टैटिक्स, NSSO, ये तो आपको मालूम है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, RBI, SEBI, IRDA, रिसर्च पेपर। ये सारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हमें जिससे रिलेटेड डाटा चाहिए होता है वो वहाँ से ले लेते हैं। हमें भाई स्टॉक मार्केट डाटा चाहिए, हमने सेबी से ले लिया, हमें इंश्योरेंस का डाटा चाहिए, हमने IRDA से ले लिया, हमें बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, RBI से ले ली। ये डाटा यहाँ पर पहले से ही कलेक्टेड है, यहाँ से हम जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो क्या है, सेकेंडरी डाटा। कि ये डाटा तो प्राइमरी कलेक्ट हो ही गया, अब हमें उस डाटा को यूज करना है ना। तो समझ में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। उसके बाद आता है स्क्रूटनी ऑफ डाटा। ओहो, स्क्रूटनी ऑफ
डाटा, टाटा नहीं, डाटा। क्या होता है इसमें? हमने जो डाटा को कलेक्ट किया, आपने जिस डाटा को कलेक्ट किया उसे चेक किया जाता है कि ये डाटा सही है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, कंसिस्टेंस है या नहीं, उसमें गलतियां ढूंढी जाती हैं, क्या एनुमरेटर ने क्या कहा था और रियल में क्या हुआ है। फाइंडिंग ऑफ एरर्स बाय एनुमरेटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कलेक्ट हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा हमारा हो गया, हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया प्राइमरी से और सेकेंडरी से। अब हम डाटा को करेंगे प्रेजेंट। जो है यहाँ से आपका चैप्टर 3 क्लास 11 का, और सीए फाउंडेशन का तो पूरा एक ही में चैप्टर है। तो बेटा क्लास 11 वाले बच्चों अभी आपको ऐसे ही पढ़ना है, फिर बेस बन जाएगा, फिर मैं चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर तो मैंने पूरा अलग ही कराया है ना। उसके बाद ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि मेरे पास ये पेन है, ये पेन मेरे पास डाटा के फॉर्म में है, मैंने इनको कलेक्ट किया जगह जगह से। अब मैं इसे आपके सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि ये आपको अच्छा लगे, वो क्या है हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि आप डाटा को जब क्लासिफाई करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या फिर कह सकते हो कि प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा बेस्ड ऑन सम लॉजिक। आपने डाटा को ऐसे अरेंज किया है जिससे आपको कुछ लॉजिक निकल के आ रहा है, कुछ लॉजिक पता चल रहा है, वो हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल या टाइम सीरीज डाटा। ये चीज आपने पढ़ी होगी बेटा, क्लास 11 अकाउंट्स में भी पढ़ी होगी आपने। जब हम डाटा को क्रोनोलॉजिकल यानी कि डे बाय डे, 1 का 1 तारीख, 2 का तारीख, 3 का तारीख, टाइम सीरीज टाइम के हिसाब से। ज्योग्राफिकल आपने देखा होगा, टीवी में वेदर दिखाता है, यहाँ पे तापमान इतना डिग्री, वहां पे तापमान इतना डिग्री, वहां पे बारिश हो रही है, वो ज्योग्राफिकल होता है। क्वालिटेटिव, किसी चीज की क्वालिटी बताता है, यानी कि टॉप 4 बुक्स इन इंडिया ऑफ अकाउंटेंसी, टॉप 10 सॉन्ग्स इन इंडिया, टॉप 10 बॉलीवुड सॉन्ग्स, ये क्या है? क्वालिटेटिव है। और लास्ट होता है हमारा क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रा मेजर करी जाती है। 3 बैट्समैन आउट हो गए, अब कितने बैट्समैन बचे हैं, किस खिलाड़ी को कितने रन मारने पड़ेंगे, किस खिलाड़ी को कितने बॉल पे कितने छक्के मारने पड़ेंगे जीतने के लिए, ये क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये 4 टाइप्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को, जो अरेंज किया जाता है बताने के लिए। अब डाटा को प्रेजेंट करने के भी हमारे पास काफी फॉर्म होती है। एक होती है टेक्सचुअल डाटा, एक होता है टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा में क्या होता है? सब चीज लिखी होती है लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास 11 क्लास में 10 बच्चे हैं, 3 पर साइंस है, 4 पर मैथ है, 2 पर बायोलॉजी है, इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं, ये सब हमारा ऐसे लिखा हुआ है टेक्सचुअल फॉर्म में। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेक्सचुअल मोड ऑफ डाटा। इसी को मैं टेबुलर फॉर्म में मैंने बना दिया, यहाँ मैंने लिख लिए बॉयज, यहाँ मैं लिख ली गर्ल्स, यहाँ मैं लिख ली क्लास 11, यहाँ मैं लिख ली क्लास 12, ये टेबुलर फॉर्म में बना दिया। इसको मैं क्या कहता हूँ? टेबुलर या टेबुलेशन डाटा, जो मैंने टेबल की फॉर्म में बना दिया है। तो आप खुद बताओ कि आपके हिसाब से आपको ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा या ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा? जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप इसमें हर चीज को काफी इजीली कंपेयर कर सकते हो। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा क्यों ना हो, यहाँ इजीली रिकॉर्ड किया जा सकता है। अच्छा, ये 2 टाइप हो गए। फिर आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो हमारे लेमैन होते हैं, लेमैन हमारे वो पर्सन होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है नंबर्स की, तो इनको डायग्राम यानी कि डायग्राम बना के इसलिए शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में आपको ये डायग्राम ऐसे ऐसे जा रहा है, यानी कि आपको दिख रहा है कि ये बढ़ रही है, ये घट रही है, फिर ये बढ़ रही है, फिर नीचे चलेगी, सबसे नीचे चलेगी, आपको समझ में आ रहा है। तो हम ये डाटा को कैसे दिखा रहे हैं आपको? डायग्रामेटिक डाटा। क्लियर है? डायग्रामेटिक डाटा। उसके बाद जो हमारा डायग्रामेटिक डाटा होता है उसके काफी तरीके के डायग्राम होते हैं। सबसे पहला होता है आपका लाइन डायग्राम। बेटा डायग्राम बहुत सारे हैं, सारे डायग्राम मैंने नहीं बताया क्योंकि आप डायग्राम देख के याद करने आपको, कौन सा हिस्टोग्राम है, कौन सा ओ गिव है, कौन सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, कौन सा पॉलीगन है, तो ये सब आप डायग्राम देख के ही कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये मैंने लाइन डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा है। यहाँ पे दो चीज़ ये होगी, सेल्स या ईयर। यहाँ पे आपको एक पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर इनको आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपका लाइन डायग्राम है। हिस्टोग्राम में आप क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। अब ये हिस्टोग्राम आपका मल्टीपल भी हो सकता है। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा चीज़ को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, या आप एक में ही 4 चीज़ों को कर सकते हो अलग 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 अलग, और उसको पहचानने के लिए आप डिज़ाइन दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट आपने जब छोटे होंगे आपने सुना होगा 8, 9, 10 में, सर्किल की फॉर्म में होता है पाई चार्ट। और पाई चार्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें सेगमेंट दे रखा है उसका 360 से हैं। जैसे एग्जाम्पल 20, 30, 40, 50 ऐसे कुछ चीज़ दे रखी है आप पाई चार्ट के लिए। तो अगर आपको इसका बनाना है तो 20 × 360 डिवाइड बाई इसका टोटल जितना आता जाएगा उसको हम एज अ परसेंटेज करते जाएंगे और उसको कुछ ना कुछ डिज़ाइन देते जाएंगे। तो हमारा क्या होता है, पाई चार्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है, आपने डाटा को प्रेजेंट कर दिया, डायग्रामेटिक जैसे भी करना था। अब हमारी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑब्जर्वेशन में कोई पर्टिकुलर चीज बार बार रिपीट करती है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो मैंने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं 12, 10, 12, 18, 8, 19, 19, 14, 10, 9 ऐसे डाटा लिख रखा है। अब मैंने कहा देखो ये तो मैंने नंबर ऑफ वो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिख लिया। अच्छा 8 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं, 1 बच्चे को। 9 मार्क्स कितने बच्चे को, 1 बच्चे को। 10 मार्क्स कितने बच्चों को, 2 बच्चों को। 12 मार्क्स कितने बच्चों को, 2 बच्चों को। तो ये मैंने क्या बना दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि क्या है कि नंबर ऑफ अ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, कितनी बार कौन सा एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अनग्रुप या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप जैसे कि आप दे रखा है, ये कोई ग्रुप नहीं बना रखा, सिंपल है, आपको कलेक्ट करना बनाना है। ग्रुप में आपको इंटरवल्स दे रखा होता है 10 से 12, 14 से 16, 18 से 20, ये आपका क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू कंडक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मैंने इसी एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है और लोएस्ट नंबर क्या है। हाईएस्ट नंबर है इसमें हमें दिख रहा है 19 और लोएस्ट नंबर इसमें हमें दिख रहा है 8। तो मैंने सबसे पहले निकाल ली रेंज, यानी कितनी है, 11 रेंज है। कितनी है, 11 रेंज है। अब इस 11 का मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको जो नंबर्स हैं, जो नंबर ऑफ क्लास है वो कितनी बनानी है। आपसे क्वेश्चन में कहा 6 बनानी है तो इसका 6 से मल्टीप्लाई। आपसे क्वेश्चन में कहा 7 बनानी है तो 7 से मल्टीप्लाई। तो हम गैप बनाएंगे। सबसे छोटा क्या था, 8 से 10 तक, वो हमारे ऊपर है। 10 से 12 तक, 12 से 14 तक। उसके बाद करोगे कि 8 से 10 तक में कितने लोगों को मार्क्स मिले, मान लो 3 को मिले, तो ऐसे टैली में फॉर्म करोगे। टैली तो आपको मालूम है ना, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे टैली बनाते थे, टैली बार है ना। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन। यहाँ आपके सामने क्लास दे रखी है बेटा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। अब अगर आपको डाटा में 20 दे रखा है तो बेटा आप 20 यहाँ लिखोगे कि यहाँ लिखोगे, ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। अब यहाँ हम कंफ्यूज हो गए कि 20 यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किस पोजीशन पे हाइयर है, यानी कि इस वाले में हाइयर है या इस वाले में हाइयर है। इस वाले में हाइयर है, ये 10 है, ये 20 है, तो उसका दूसरा वाला ले लेते हैं, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड। यानी कि 20 को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके सामने रिकॉर्ड किया जाएगा। यही 30 वाला होता है। 30 का हाई वैल्यू क्या है, यहाँ पर है, ये 20 है, ये 30 है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, 30 को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन। दूसरे होते हैं हमारे म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर नन ओवरलैपिंग, यानी कि इनमें ओवरलैपिंग होती नहीं। 10 से 19 था, फिर 20 से 29 था, फिर 30 से 39 था। आपको मालूम है कौन सा चीज कहाँ पर आनी है। उसके बाद आती है हमारी क्लास लिमिट। क्लास लिमिट का मतलब क्या होता है कि हमारी क्लास में 2 नंबर होते हैं जो गैप का, मान लो ये 5 है, इधर से, तो इसको हम कहते हैं लोअर क्लास इंटरवल और इसको कहते हैं अपर क्लास इंटरवल। लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल। यहाँ 10-19 दे रखा है, तो ये हमारा लोअर क्लास इंटरवल और ये हमारा अपर क्लास इंटरवल। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? उसके बाद होती है आपकी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री बेसिकली आपकी रेंज होती है जो आपकी ओवरलैपिंग में है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नन ओवरलैपिंग में आपको देखा कि यहाँ 1-1 का गैप चल रहा है। भाई ओवरलैप में तो लाइन सीधी चल रही है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, कहीं गैप ही नहीं है। लेकिन नन ओवरलैपिंग में 10 से 19 फिर 20, ये एक कहाँ गया? ये 19 से 20 में जो गैप था वो तो गैप आ गया ना। तो इसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना गैप होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और जितना आता है वो यहाँ से कम कर दे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। जैसे आपने एक गैप था 19 और 20 के बीच में, 1 का गैप था, 1 को 2 से डिवाइड किया तो आया 0.5। तो 0.5 को यहाँ प्लस कर दोगे तो 19.5 और यहाँ माइनस कर दोगे तो 19.5। यहाँ प्लस कर दोगे तो 29.5 और यहाँ माइनस कर दोगे तो 29.5। तो ये हमारा सेम हो जाता है। उसके बाद आता है आपका मिड वैल्यू, मिड पॉइंट निकालना। कैसे निकालते हैं? जो आपकी लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाई 2। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये लोअर है ये अपर है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। विड्थ निकालनी है, दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। ये क्या है? विड्थ है। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। सबसे पहली बात, कैसे पहचानोगे कौन सी क्यूमुलेटिव है कौन सी फ्रीक्वेंसी है? अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो घटते बढ़ते क्रम में होगी, एक ही सीरीज में नहीं होगी। या तो घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में है तो वो CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर घटते बढ़ते क्रम में है तो वो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा सर, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बना रहे हैं? देखो समझना, 10 से 20 की क्लास में कितने थी फ्रीक्वेंसी? 5 थी। 20 से 30 में 2 थी, 30 से 40 में 8 थी, 40 से 50 में 3 थी। लेकिन यही जब मैं CF में बनाऊंगा तो यहाँ 5 थी, उसके बाद कितनी? 2, उसके बाद कितनी? 8, उसके बाद कितनी? 3। ऐड करता जा रहा हूँ। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ? मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ तो ये कह रहा है कि 10 के 20 में आने वाले कितने हैं? 5 और 20 से 30 में 2। यहाँ क्या है? 10 से 20 आने में कितने हैं? 5 और 10 से 30 के बीच में आने वाले कितने हैं? 7। 10 से 40 के बीच में आने वाले कितने हैं? 15। 10 से 50 के बीच में आने वाले कितने हैं? 18। इसलिए मैं बनाता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे शुरू से देखना है, शुरू से कितना हुआ। उसके बाद लास्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हम न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि अगला पार्ट न्यूमेरिकल ही आएगा। ये आपका चैप्टर खत्म होता है बेटा। CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन का जो बेसिक वाला चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है। अब आपके न्यूमेरिकल चलेंगे। क्लास 11th वालों बेटा न्यूमेरिकल अच्छे से देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका भी हिस्सा है। क्लास 11th वालों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 चैप्टर यहाँ इसके साथ फिनिश होते हैं। फर्स्ट चैप्टर पूरा डिटेल में कराया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की वीडियो में दोबारा बना दूंगा डिटेल में उनके कोर्स के हिसाब से, है ना। तो ये फॉर्मूले देख लेना। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपॉन क्लास लेंथ, और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपॉन टोटल